हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो बात करने वाले हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2025 में आई है, इसके बारे में। इसमें कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो पोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत से कैंडिडेटों का मानना है पॉइंट्समैन अच्छी है, बहुत से कैंडिडेट वर्कशॉप को अच्छा मानते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे TLNDC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को अच्छा मानते हैं। तो वो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद पेमेंट सबसे ज़्यादा किस में मिलती है उसके बारे में भी चर्चा होगी। वैकेंसी का जो पूरा विश्लेषण है वो आपके साथ में करने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई नए हैं, देखो जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था 2019 में, तब हमें ये भी नहीं पता था कौन सी वैकेंसी में क्या काम होता है। अगर मान लो कौन सी पोस्ट पे क्या काम होता है और कौन सी प्रेफरेंस हमें सबसे ऊपर भरनी चाहिए, कौन सी सबसे नीचे भरनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पर हमें मतलब बहुत सारे कैंडिडेटों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो उसका कई कैंडिडेटों को मतलब ऐसा है कि मनचाही पोस्ट भी नहीं मिली। अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उन लोगों को मनचाही पोस्ट नहीं मिली। तो मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी भाई ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेटों को पोस्ट बाय पोस्ट मतलब सारी पोस्टों का बिल्कुल क्लियर बता सकूं मैं कि भाई इस पोस्ट में ये काम है, आप लोगों को ये रिस्क है, ये पेमेंट मिलेगा। किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है, और आपको कौन सी पोस्ट आपका प्रमोशन अच्छा हो सकता है, कौन सी पोस्ट पे सैलरी किस में अच्छी मिलेगी, वो सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। उसके बाद में आप ये समझ लेना कि जो कैटेगरी वाइज है, आप ST के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, जर्नल के हैं या PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांस मैक्सिमम रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चूक ऐसी थी जो हमसे हुई थी। हम लोग ये नहीं चाहते कि वो चूक आपसे हो और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आप भुगतें। क्योंकि अभी तो आदमी कोई भी हुआ कैंडिडेट फॉर्म भर देता है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा पछताना पड़ता है कि शायद हम लोगों ने उस टाइम पे थोड़ा सोचा होता तो आज ये फॉर्म भर हम उस बोर्ड से भरते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आता है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपके भाइयों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हैं उसकी सारी बिल्कुल सारा मैं पूरा विश्लेषण आपको बताने वाला हूँ। एक एक पोस्ट का क्या काम होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। और बिल्कुल सटीक जानकारी, जो भी जितना भी हमें पता है, मेरी सर्विस में मुझे जितना भी पता है, मैं आप लोगों तक बिल्कुल सारी जानकारी साझा करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा वीडियो को शेयर करने में, लेकिन हो सकता है आपके 1 सेकंड की बदौलत किसी की बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने ग्रुप डी के नोटिस की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, CEN नंबर 08/2024। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे मैट्रिक्स, मतलब 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये। उसके बाद में चलिए चलते हैं। तो ये जैसा आप ये सारी चीज़ें तो देखो आप सभी को पता होंगी कि जो नोटिफिकेशन आया है फॉर्म भरने की डेट और लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट पे आप बिल्कुल भी नहीं बैठे रहें, आप लोग पहले ही फॉर्म फिल कर दें अपना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं।
ये दिया हुआ है, देखो, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स 18,000 बेसिक, मतलब 7वें बेसिक पे से 18,000 बेसिक है। मेडिकल स्टैंडर्ड अनेक्सर ए में दिया हुआ है। मेडिकल के बारे में भी मैं पूरी चीज़ समझाने वाला हूँ, किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए होगा। आपकी आँखें वीक हैं तो आप अभी से उस पोस्ट को आप ऊपर प्रेफरेंस दें, जिससे आपको बाद में समस्याओं, मेडिकल के टाइम पर आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोग अभी सर्विस में हैं तो उन सारी चीज़ों को हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। मेडिकल हुआ है, हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने भाइयों तक। एज देखिए आप 18 से 36 दी हुई है। टोटल वैकेंसी 32,438 हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा मेडिकल को लेके, आपको कहाँ फॉर्म भरना है, किस जोन में फॉर्म भरना है, उस चीज़ को लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। वैकेंसी आने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको। सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी समझाने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करें बिल्कुल भी, और वीडियो कंप्लीट देखें। चलिए चलते हैं आगे। देखो, जो काम की चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं। ये एज में छूट वगैरह ये सारी चीज़ें आप जानते हैं बहुत भली भांति से। फालतू की चीज़ों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जो चीज़ आपके काम की आने वाली है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। बिल्कुल आप वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाएं जो अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है। ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें 6969 की आँखें चाहिए होती हैं। तो ये नियर विज़न में 0.6 विदाउट ग्लास, मतलब नियर पास में आपको 0.6 में छूट मिलती है विदाउट गिलास में। A3 मेडिकल, इसमें 6969.6, ये आप लोग देख सकते हैं। कलर विज़न और ये सारी चीज़ें, कलर विज़न वगैरह नहीं चलती हैं। और ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आ गया, ये वर्कशॉप वगैरह की पोस्टों के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं। वो सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं, मैं आपको समझाऊंगा। मतलब A2 से लेके और C1 तक, C2 तक ये मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है ग्रुप डी में। लेवल 1 18 से 33, 18 से 36, 3 साल की छूट मिली है, तो उसके चक्कर में ये 18 से 36 एज है, तो ये एज लिमिट हो गई। उसके बाद में OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की, एक्स सर्विसमैन, और ये 6 मंथ की सर्विस आफ्टर, मतलब इनको 3 साल की छूट है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये तो आप नोटिस खुद भी देख सकते हैं, एज वगैरह का क्या इशू रहता है, ये तो सारी चीज़ें आप अपने आप में भी देख सकते हैं। मतलब जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप जर्नल और EWS का 2/1/1989 से लेके, और आपका मतलब 2/1/1989 के बाद का जन्म होना चाहिए, उससे पहले का जन्म है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। और OBC नॉन क्रीमिलियर में 2/1/1986, ये चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद चलिए चलते हैं, ये जो फीस वगैरह का है 500 रुपये 250 रुपये, ये भी नॉर्मल है, ये आपको सबको पता है। जो मेन मुद्दे की चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने भाइयों तक। मैं पूरी वैकेंसियों का बिल्कुल निचोड़ इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने भाइयों तक। आगे आने वाला है वैकेंसी की जो डिटेल आएंगी वो तब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ इतने आसानी से समझाऊंगा, कौन सी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना सही रहेगा। अब ये इसमें देखिए क्वेश्चन आ गए,
इसमें जनरल साइंस 25 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 25 की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 नंबर की आएगी। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। आपको 100 नहीं लाने, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको 70 प्लस नंबर लेके आने हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और वो कैसे आएंगे, 70 प्लस नंबर भी कैसे आएंगे आपके, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ये दिया हुआ है देखो, मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वजन कंधे पे रख के एक बार में चांस मिलेगा, सिर्फ एक चांस मिलेगा। और 100 मीटर जाना होगा 2 मिनट के अंदर, और रनिंग होगी 1000 मीटर 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल को 20 किलोग्राम वजन 100 मीटर जाना पड़ेगा 2 मिनट में, और रनिंग होगी 1000 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड में। और सिर्फ एक चांस मिलता है इसमें। ये फिजिकल की तो बातें बहुत बाद की हैं, अभी तो एग्ज़ाम बाकी है। और कुछ कैंडिडेट जिन लोगों ने ये सोच के बैठे हुए हैं बिल्कुल एनटीपी, अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेटों ने जेई का एग्ज़ाम दिया है और टेक्नीशियन का दिया है, एएलपी का दिया है, तो वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारी तैयारी एक लेवल की है और ग्रुप डी को हम यूँ ही निकाल देंगे। तो ग्रुप डी को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। ग्रुप डी आप ये समझ लेना, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उन सब में सबसे टफ एग्ज़ाम है ग्रुप डी का। और ये चीज़ आप भी भली भांति जानते होंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत बहुत टफ होता है। तो इसलिए आप पूरी तैयारी से पूरे जोश के साथ तैयारी करें। ये देखिए, सीबीटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आएंगे ये तो SC ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट ओबीसी ये EWS वालों का, ये सारी चीज़ें तो आप भर लेंगे। वैकेंसी डिटेल निकालता हूँ मैं, एक सेकंड। आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने भाइयों तक पहुँचाएं। ये आ गया। अब ये मेन मुद्दे की चीज़ आ गई है, इसको आप लोग बहुत आराम से, तसल्ली से, शांति से देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें। स्किप करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखें। असिस्टेंट SNT सिंगल एंड टेलीकॉम, इसमें प्रोडक्शन यूनिट में C1 मेडिकल चाहिए, सिंगल में B1 मेडिकल चाहिए और वर्कशॉप में C1 मेडिकल चाहिए। तो जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की आती है, वर्कशॉप में C1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंट ब्रिज होती है, अपने जो नदियों पे पुल वगैरह बने होते हैं उसमें जो काम करते हैं वो असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट होती है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है इसमें। उसके बाद असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, B1 मेडिकल चाहिए। असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, मैं भी असिस्टेंट लोकोसेड हूँ, डीजल में ही हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, गांधीधाम में। तो डीजल साइड में B1 मेडिकल चाहिए। हालांकि मेरा A2 है, पर मुझे पोस्ट B1 की मिली है, क्योंकि उस टाइम पे जो चूक मुझसे हुई थी, मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो उसके हिसाब से मैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर पाया। तो आपसे वो गलती नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग अपने भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को। असिस्टेंट लोकोसाइड इलेक्ट्रिकल, डीजल साइड में B1, इलेक्ट्रिकल साइड में भी B1। असिस्टेंट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल सर्विस B1, प्रोडक्शन यूनिट C1, वर्कशॉप C1। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ये पाथवे होता है, पाथवे। असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस C1 मेडिकल चाहिए होता है। असिस्टेंट TLNAC ये भी मैं समझाऊंगा, वर्कशॉप क्या है, TLNAC ये इलेक्ट्रिकल क्या है, किस में कितनी पेमेंट मिलनी है, वो सारी चीज़ समझाऊंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा कंप्लीट देखना। जनरल सर्विस B1, प्रोडक्शन यूनिट में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा इसमें।
पॉइंट्समैन ट्रैफिक की सिर्फ एक ही पोस्ट है इसमें, पॉइंट्समैन, जिसको ग्रुप डी का बिल्कुल ये समझ लेना क्रीम पोस्ट बोलते हैं ना, बस वो पोस्ट है ये ट्रैफिक की पॉइंट्समैन। और ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, पीवे में आती है, सब डिपार्टमेंट है इसका पीवे, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए होता है। उसके बाद में ये आप आ जाइए वेस्टर्न रेलवे। मैं भी वेस्टर्न रेलवे में ही हूँ, अहमदाबाद डिवीज़न में। तो आप ये देख लिए, अब मैं आपको सारे जोनों की वैकेंसी डिटेल बताने वाला हूँ। ST वाले को कहाँ से फॉर्म भरना सही रहेगा, OBC वाले को कहाँ से, SC वाले को कहाँ से, EWS वाले को कहाँ से और जनरल वाले को कहाँ से, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ लें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसा ये SNT में UR की 180 पोस्टें, SC की 69, ST की 29, OBC की 119, EWS की 45, टोटल 442, मतलब SNT की 442 पोस्ट हैं। वर्कशॉप की मैकेनिकल में टोटल मिला के 294, और असिस्टेंट ब्रिज की 30, ऐसे मिला के टोटल WR में जो पोस्ट हैं वो 4672 पोस्ट हैं। उसमें 1892 जनरल की हैं, 701 SC की हैं, 351 ST की हैं, OBC की 1261 हैं, और EWS की 467 पोस्ट हैं। ये सारी चीज़ें। उसके बाद चलिए चलते हैं आगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि EWS को कहाँ से भरना है, जनरल वाले को कहाँ से भरना है, ST को कहाँ से भरना है, SC को कहाँ से भरना है। जयपुर में NWR जयपुर में आप देख सकते हैं टोटल जनरल की 797, SC की 191, ST की 77, OBC की 217, EWS की 151, टोटल 1433 पोस्ट हैं NWR जयपुर में। उसके बाद ये आप आ जाइए हुबली। मेरा डिवीज़न पहले हुबली था, मेरा जोन हुबली था। हुबली से डाइवर्ट होके हम लोग अभी WR में आए, तो हुबली के ऊपर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। हुबली ने हमें बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया, और आप देख सकते हैं हुबली से इस बार वैकेंसी भी नहीं आई है। टोटल 503 पोस्ट आई हैं हुबली से, जो पिछली बार 7100 पोस्ट थी, 7100 पोस्ट थी। इस बार मात्र 500 पोस्ट हैं हुबली से। तो SNT सिंगल एंड टेलीकॉम, सिंगल का काम होता है, जो आप देखते होंगे, अच्छी भली भांति जानते होंगे, सिंगल का काम होता है जो स्टेशन के आसपास सिंगल लगे होते हैं उनका काम होता है। और टेलीकॉम जो रेलवे में टेलीफोन का काम चलता है वो टेलीकॉम, मतलब SNT में टेलीकॉम वाली पोस्ट अच्छी है, बेस्ट है मतलब। और उसके बाद में वर्कशॉप वाली तो सारी पोस्ट अच्छी है। वर्कशॉप में आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आप डीजल साइड जाओ, इलेक्ट्रिकल साइड जाओ, वर्कशॉप जाओ, मतलब CNW भी अच्छी है यदि आपकी स्टेशन पे ड्यूटी है, बहुत बहुत अच्छी है। आप कैरिज में हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत का काम करना पड़ सकता है, तो ये CNW का मैटर है। उसके बाद में ये पाथवे 8वें नंबर की पोस्ट है, असिस्टेंट पीवे। इसमें आपको जो पटरियाँ बिछने का काम होता है वो पाथवे वाले करते हैं, तो इसमें थोड़ा मेहनत का काम है, बाकी पैसा इसमें अच्छा है। उसके बाद असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, TL&AC वालों का ऐसा है कि पेमेंट अच्छी खासी बनती है इसके अंदर, TA वगैरह बहुत अच्छा बनता है। तो यदि आपको पेमेंट अच्छी चाहिए तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर TL&AC डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो 25,000 kV की लाइन होती है, उसका पूरा रख रखाव देख रेख सब TRD के जिम्मे होता है, वो TRD करती है। उसके बाद पॉइंट्समैन का काम आपको पता है, शंटिंग करना। उसके बाद में गाड़ी आ रही है जा रही है तो उसको बत्ती दिखाना, झंडी दिखाना, ये सारे काम पॉइंट्समैन के होते हैं। पॉइंट्समैन कई बार गेटों पे भी लगा दिए जाते हैं, तो कई बार गेटों पे ट्रैकमैन भी लगा दिए जाते हैं, तो वो पॉइंट्समैन हो गए। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4,
बहुत से कैंडिडेटों की, लोगों की ये सोच है कि ट्रैक मेंटेनर पोस्ट बेकार है। बाकी मेरा मानना ये है, बेरोजगारी है, कोई भी पोस्ट हो, बेकार कुछ भी नहीं होता। और ट्रैक मेंटेनर ऐसा नहीं है, हम लोगों में से ही ट्रैक मेंटेनर हैं कुछ भाई जो ट्रैक मेंटेनर की भी नौकरी कर रहे हैं। बस डिपेंड करता है कि आप काम को किस लेवल से करते हैं। और फिर हाँ, ये मैं मानता हूँ थोड़ा मेहनत का काम है ट्रैक मेंटेनर का। बाकी आप लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप लोग सबसे पहले, यदि आपको पेमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आराम के हिसाब से कि आराम के हिसाब से कौन सी सही रहेगी। अगर आपको पेमेंट अच्छा चाहिए तो सबसे पहले आप बने असिस्टेंट TLNDC 10 नंबर की पोस्ट। उसके बाद भरें आप 9 नंबर की असिस्टेंट TLNDC वर्कशॉप। उसके बाद आप भरें असिस्टेंट TRD। उसके बाद में आप भरें असिस्टेंट TRD के बाद में आप भरें ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल 7 नंबर की पोस्ट। उसके बाद आप भरें CNW। उसके बाद आप भरें असिस्टेंट वर्कशॉप। उसके बाद आप भरें SNT। उसके बाद आप भरें ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर के बाद में आप भरें डीजल लोको शेड, फिर इलेक्ट्रिकल लोको शेड। ये पेमेंट के हिसाब से हो गया। अब आपको आराम के हिसाब से जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं, नौकरी करनी, अपने रूटीन ड्यूटी करनी 8 घंटे की, टाइम से जाना टाइम से आना, वो सारी चीज़ें तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर आपको रूटीन ड्यूटी करनी है तो आप सबसे पहले बढ़ेंगे असिस्टेंट डीजल साइड। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लोको साइड इलेक्ट्रिकल। उसके बाद में आप 3rd नंबर पे भरेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप। 4th नंबर पे भी आप वर्कशॉप, ये 2 नंबर वाली। उसके बाद आप भर सकते हैं CNW। CNW के बाद आप भर सकते हैं पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन के बाद में आप भर सकते हैं TRD। TRD के बाद में आप भर सकते हैं पीवे। उसके बाद आप SNT भर सकते हैं। उसके बाद में आप TLNDC भर सकते हैं। और लास्ट में आप ट्रैक मेंटेनर भर सकते हैं 14 नंबर पे। और किसी को ये है कि भाई हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, हमें आंखों में डाउट है, तो वो कैंडिडेट खासकर ध्यान दे। वो कैंडिडेट जो भी अपनी आई साइड है वो चेक करा ले और उसके हिसाब से ही वो फॉर्म में जो प्रेफरेंस है उसी हिसाब से दे। B1 का है B1 की, B2 का है B2 की, C1 का है C1 की, ऐसे उसके हिसाब से प्रेफरेंस दे। और यदि आपको प्रमोशन, फास्ट प्रमोशन और फास्ट प्रमोशन चाहिए, आपको GDC LDC आपको देने के लिए चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट्समैन पोस्ट डालें। उसके बाद में आप CNW डालें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सारी पोस्ट डाल दें, इलेक्ट्रिकल की डाल दें। और आप ये भी देखें कि आपने ITI करी हुई है, पॉलिटेक्निक करी हुई है या BTech करी हुई है। जिस भी ट्रेड से आपका है, जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपका मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर जिससे भी हो आप, तो आप उन सारी पोस्टों को आप ऊपर भरें। तो वो भी आप लोग खास ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं जबलपुर में टोटल मिला के 1614 पोस्ट हैं। भुवनेश्वर में 964 पोस्ट हैं। उसके बाद में बिलासपुर में 1337 पोस्ट हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दिल्ली में 4785 पोस्ट हैं। उसके बाद चेन्नई आप देख सकते हैं 2694 पोस्ट हैं। गोरखपुर में 1370 पोस्ट हैं। गुवाहाटी में 2048 पोस्ट हैं। कोलकाता में 1817 पोस्ट हैं। मुंबई में CR, मुंबई सेंट्रल रेलवे, इसमें WR सबसे ऊपर था, CR ये नीचे है, 3244 पोस्ट हैं। उसके बाद हाजीपुर ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसमें 1251 पोस्ट हैं। उसके बाद प्रयागराज NCR, इसमें 2020 पोस्ट हैं। उसके बाद कोलकाता SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसमें 1044 पोस्ट हैं।
सिकंदराबाद 1642 पोस्ट है। तो ये पूरा तो वैकेंसी का डिटेल हो गया। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वैकेंसियों का जो है कि भाई SC वाले को कहाँ से डालना है, ST वाले को कहाँ से डालना सही रहेगा, OBC वाले को या EWS वाले को, वो सारी चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझें कि यदि आप 70 नंबर लाइक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अभी 10 घंटे पर डे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसको 12 घंटे करें, 15 घंटे करें। लेकिन आप लोग प्रयास ये करें कि आप अपने होम जोन से फॉर्म अप्लाई करें। अभी जब आप सिलेक्शन होने के बाद में आप लोग भी देखते होंगे कई कैंडिडेट लड़के म्यूचुअल के लिए बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर म्यूचुअलों के लिए। आप घर से मान लो अभी आपने चेन्नई फॉर्म फिल कर दिया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप चेन्नई जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके एकदम से सेट नहीं हो पाते। लेकिन आपका जो माहौल है, जिस जगह आप रहने वाले हैं, जहाँ आपके मैक्सिमम आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अपने जैसे बोली भाषा के लोग, अपने जैसे लोग यहाँ पे मिल सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पे फॉर्म भरने का प्रयास करें, चाहे आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े। मेरा मानना ये है। और उसके बाद आप लोग ये समझिए कि जो SC ST और EWS और OBC के कैंडिडेट हैं, ये लोग बिल्कुल खास ध्यान रखें कि आप लोग मतलब ऐसी जगह फॉर्म फिल नहीं करें। जैसे अभी मान लो ST वाले कुछ कैंडिडेट चेन्नई पहुंच गए, आप लोग चेन्नई चले जाएंगे। चेन्नई में मानता हूँ सिकंदराबाद चले गए आप लोग, हाँ, उसके बाद भुवनेश्वर चले गए आप, तो उधर आप चले जाओ, फॉर्म भर दो। लेकिन क्या है कि एक टाइम के बाद में आप जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं घर के आसपास होता। तो मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग जितना हो उतना प्रयास ये करें कि आप अपने होम जोन से फॉर्म भरें। और जो इसकी फॉर्म भरने की डिटेल है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। बस आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोग जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप अपनी आँखें चाहे एक बार चेक करा लें, या कुछ कैंडिडेटों के जिनके चश्मे हैं उन कैंडिडेटों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी आई साइड मतलब जो उनकी आई साइड है वो B1 में आती है, C1 में आती है, या फिर A2 में आती है, A3 में आती है। तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा उचित रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोग जम के तैयारी करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए 70+ नंबर किस तरीके से लेके आने हैं। जो काम हम लोगों ने किया है, सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने नोटिस करी हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप लोग बस ये ध्यान रखें कि जो 70 नंबर प्लस लेके आने हैं आपको, वो आपको कैसे लेके आने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताऊँगा। आपको क्या मैटर पढ़ना पड़ेगा, कितने टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई टॉपिक वीक है तो उसको आपको कैसे कवर करना है। उसके बाद आपको पेपर लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, तो आपको टेस्ट लगा के उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मतलब मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग बस जुड़े रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। जब हम लोगों ने 2019 में फॉर्म भरा था तो हमें ये बात समझाने वाला कोई भी नहीं था, बस जो मन में आया वो भर दिया। कुछ ईश्वर की ऊपर वाले की मर्जी रही, जो हमारा सिलेक्शन हुआ और पोस्ट भी अच्छी सी मिल गई। नहीं तो आप देखते होंगे कई कैंडिडेट हैं अच्छी अच्छी पोस्ट लेके म्यूचुअल लेके इधर आ रहे हैं, ट्रैकमैनों में म्यूचुअल लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रैकमैन पोस्ट बुरी है, पोस्ट कोई भी बुरी नहीं है बेरोज़गारी के सामने, पर आपके पास चांस है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं और आप पहले से ही पोस्ट प्रेफरेंस उसके हिसाब से डालें। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आप चाहे कितना ही अच्छा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रैक मेंटेनर ट्रैक में मशीन डाला हुआ है तो आपको ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर ही मिलने वाला है, या आपने वर्कशॉप डाला है तो वर्कशॉप ही मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। इस बार हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट नहीं डाली है,
वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट ख़त्म कर दी हैं, तो वो पोस्ट इसमें नहीं डाली हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग बस जुड़े रहें और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस चैनल से देने वाला हूँ। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कहाँ से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोग बस ये ध्यान रखें, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कल या परसों में, वो आपको बस ये बताएगा कि एससी वाले को कहाँ डालना है, एसटी वाले को कहाँ डालना है, ओबीसी को कहाँ डालना है, ईडब्ल्यूएस को कहाँ फॉर्म डालना है और जनरल को कहाँ डालना है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और आपके मन में कोई भी विचार है, कोई भी संकोच है, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का। जुड़े रहिए आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। धन्यवाद। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।